नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ा थे इंडियन पॉलिटी और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी विधान परिषद की, और विधान परिषद में कुछ बातें अभी यहाँ पर बाकी हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विधानसभा की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विधान परिषद के पदाधिकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। विधान परिषद की पदाधिकारी, तो जैसा कि हम लोगों ने जब यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था, जैसे बात की थी हम लोगों ने राज्यसभा और उसके पदाधिकारी, लोकसभा और उसके पदाधिकारी, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में सेम वही चीज़ है, बस एक दो डिफरेंस मिलेंगे। वो डिफरेंस यहाँ पर ज़रूर क्लियर करना चाहिए और बाकी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं। ओके, तो 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा, जो हमारा कैमरा की पोजीशन है, गुड। तो यहाँ पर तो ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या लिखोगे? ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 182 के अनुसार, आर्टिकल अलग ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो चाहे तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो आर्टिकल 182 कहता है विधान परिषद के कार्य संचालन के लिए अपने सदस्यों के बीच से ही 2 ऑफिसर्स को मतलब चुना जाएगा। क्लियर? तो 2 पदाधिकारी यहाँ पर कौन कौन होते हैं, ये बात आपको जानना है। तो एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। सभापति और उपसभापति। तो ये जो सभापति और उपसभापति हैं, इन दोनों का चुनाव कहाँ से होता है? विधान परिषद के सदस्यों में से ही। तो इनका होता है निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों में से। कहने मतलब यह है कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनमें से एक को सभापति और एक को उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। क्लियर? तो इतनी बात हो गई। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो विधान परिषद के कार्य संचालन के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, सभापति और उपसभापति का, यहाँ पर ये बात हमें समझनी है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था जब आपको राज्यसभा पढ़ाई थी। तो इनका कार्यकाल यानी टेन्योर की अगर बात हम लोग कर लें तो क्या होगा? देखो, इसको रटना नहीं है भाई, ऐसे समझो कि सभापति उपसभापति ये कहाँ से चुने जाते हैं? इनका निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इसका मतलब है कि ये पहले विधान परिषद के सदस्य थे, बाद में बने सभापति और उपसभापति। इसका मतलब सदस्य पहले थे, सभापति उपसभापति बाद में बने। तो अगर इनकी सदस्यता छिन जाती है, बाई द वे हो सकता है किसी कारण से छिन जाती है, तो इनका सभापति और उपसभापति का पद भी अपने आप हट जाए, मतलब वो खत्म हो जाएगा। फिर से एक बार समझो, हेलो सभी लोग ध्यान से सुनो। अगर इनका सदस्यता छिन जाता है तो चूंकि ये सदस्य पहले थे और सभापति उपसभापति बाद में थे, तो जब सदस्यता छिनेगी तो सभापति और उपसभापति के पद पर भी ये नहीं रहेंगे। तो कार्यकाल के बारे में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब तक वे सदन का सदस्य रहेंगे, जब तक वे सदन का सदस्य रहेंगे, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि 6 साल 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है। इनका अस्तित्व तब तक है जब तक ये वहाँ के सदस्य रहते हैं। और एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये हटना चाहें अपनी मर्जी से तो कैसे हटेंगे? तो ये एक दूसरे को त्यागपत्र देकर, एक दूसरे को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे देंगे और ये हट जाएंगे। इसका मतलब है सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को क्या देंगे? त्यागपत्र। तो ये एक दूसरे को त्यागपत्र देकर कभी भी हट सकते हैं। क्लियर? अब आप देखो, इन्हें हटाया भी जा सकता है, एक तरीका और है। तो मतलब कब तक अपने पद पर रहेंगे? तो एक ये हमने आपको बताया, जब
ये जब तक सदन के सदस्य रहेंगे, या अगर ये एक दूसरे को त्यागपत्र दे दे तो भी ये अपने पद से हट जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका क्या है, इन्हें हटाया जा सकता है, इन्हें हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जाएगा इस बात को भी हमें जानना पड़ेगा। तो विधान परिषद का चाहे सभापति हो चाहे उपसभापति हो, इनको हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा कॉमन है, 14 दिन पूर्व सूचना के साथ विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर हटाया जाएगा। तो इनके लिए क्या पारित करना पड़ेगा, संकल्प पारित करना पड़ेगा। संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये जो संकल्प पारित होगा, ये तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी होगी, तो ये जो संकल्प पारित किया जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाएगा। या आप लिख लीजिएगा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। हाँ, लेकिन ये संकल्प लाने के पहले, जैसा कि नेचुरल जस्टिस बताता है कि 14 दिन की परंपरा है, तो 14 दिन पूर्व इनके लिए संकल्प लाया जाएगा हटाने का। तो यहाँ पर आप कहीं लिख लीजिएगा 14 दिन पूर्व सूचना के वगैरह वगैरह। क्लियर। तो ये यहाँ के पदाधिकारी इस तरीके से हटाए जा सकते हैं। अब अगर हम लोग केंद्र में राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी सभापति होता है, बट वहां पर सभापति उसका मेंबर नहीं होता है ना। राज्यसभा का मेंबर थोड़ी ना होता है, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, बट राज्य विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है वो उसका मेंबर होता है। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उसका मेंबर नहीं होता है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो चीज़ें आपने समझ ली, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई विधान परिषद की शक्तियाँ, है ना, इसकी क्या पावर है, विधान परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य, शक्तियाँ एवं कार्य, इसकी बात कर लेते हैं। तो जब हमने यूनियन लेजिस्लेचर आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने शक्तियों और कार्यों के बारे में डिस्कस किया था राज्यसभा की। तो जैसी शक्तियाँ वहाँ थी वैसी शक्तियाँ यहाँ हैं। हालांकि राज्यसभा के पास थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ थी, लेकिन यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर का जो विधान परिषद, इसके पास शक्तियाँ थोड़ी कम रहेंगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पास कुछ विशेष पावर थी, वो ऑल इंडिया सर्विसेज वाली पावर भी थी उसके पास आर्टिकल 312 के तहत, है ना। 249 आर्टिकल के तहत उसको पावर थी कि वो राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है, दिला सकती है। वो पावर यहाँ पर नहीं है इसके पास। ये बात आपको जरूर नोट करनी चाहिए, या ये डिफरेंस आपको जरूर समझना चाहिए। तो जैसे हम लोग तुलना करते हैं भाई, देखो जैसे हम अगर संसद की बात करें भाई, एक मिनट थोड़ी सी तुलना कर देते हैं। संसद की बात करें तो संसद में यहाँ पर राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, और यहाँ पर जो राज्य विधान मंडल है, राज्य विधान मंडल, इसको संघ का विधानमंडल कहते हैं, इसका नाम संसद है। ऐसे यहाँ पर दो सदन जैसे हो गए, तो एक हो गया विधान परिषद, विधान परिषद, और यहाँ विधानसभा। ये थोड़ी सी तुलना देख लो। तो जो राज्य में इसको, मतलब केंद्र में इसको उच्च सदन कहते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन। और यहाँ पर इसे राज्य में इसको उच्च सदन कहते हैं, जो उच्च सदन कहते हैं। तो जब हम राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे तो केंद्र के विधानमंडल से राज्य के विधानमंडल की तुलना करके पढ़ेंगे। और ये यहाँ का निम्न सदन हो गया, निम्न सदन। तो ये यहाँ का राज्य का निम्न सदन ये हो गया। तो तुलना आपको करनी है, तुलना करके पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ उच्च सदन,
तो राज्य के उच्च सदन की तुलना केंद्र के उच्च सदन से करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जो केंद्र का उच्च सदन है राज्यसभा, वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो विधान परिषद की शक्तियाँ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो राज्यसभा से थोड़ा सा तुलना करके देखो। तो अब ये बताओ, राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में क्या राइट था, साधारण विधेयक के मामले में क्या राइट था, फाइनेंशियल मामलों में क्या राइट था, वहाँ वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कोई सिंपल बिल की, है ना, सिंपल बिल, साधारण विधेयक, इस मामले में इसकी हम पावर देखें तो पहला मामला साधारण विधेयक के मामले में पावर अगर हम लोग देखें तो ये विधान परिषद और विधानसभा से पारित होने के बाद यानी दोनों को पारित करना पड़ेगा और फिर राज्यपाल के पास जाए। समझो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने लिखा राज्य विधान मंडल और इसके हमने बना दिए कितने अंग, 3 अंग। एक हो गया विधान परिषद, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के पढ़ो तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। ये पढ़ने का तरीका होता है, जब भी कोई चीज़ पढ़ो स्ट्रक्चर बना के पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएंगी। विधानमंडल क्या बोलेंगे भाई, विधान परिषद, है ना, विधान परिषद एक हाउस, दूसरा विधानसभा और तीसरा राज्यपाल। तो साधारण विधेयक जब लाएंगे इसको कहीं भी ला सकते हैं, यहाँ पर लाए और फिर यहाँ से पास हुआ तो यहाँ लाए, तो यहाँ से जब ये पारित हो गया तो यहाँ लाए और इसने पारित किया तो कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। फिर राज्यपाल इसमें क्या करेगा, ये हम राज्यपाल में आपको पढ़ा चुके। तो दोनों को पारित करना पड़ता है, यानी दोनों हाउस को पारित करना पड़ता है, तब ये राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल अगर इसे स्वीकृति देते हैं तो ये कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे तो विधान परिषद में पेश करें शुरुआत में और चाहे तो विधानसभा में पेश करें, परंतु इस संदर्भ में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है। तो नोट यहाँ पर आपको लिखना है, साधारण विधेयक के मामले में, नोट क्या लिखना है, साधारण विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक के मामले में विधानसभा के पास अंतिम शक्ति होती है। मामले में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है, विधानसभा के पास होती है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे होती है इस चीज़ को यहाँ पर हमें समझना है, ये कैसे होती है इस चीज़ को समझना है। देखो क्या होता है, चलो अब जैसे मान लो इसको समझते हैं, इस चीज़ को, इस नोट को यहाँ पर समझते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बदलेंगे। जैसे हमने क्या किया, विधानसभा यहाँ लिख दिया, इस तरफ लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। लोअर हाउस को पहले लिख दिया और यहाँ लिखा विधान परिषद। अब समझो, जैसे सिंपल बिल को हम विधानसभा में लाए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसने पास किया, इसने क्या कर दिया, इसे पास किया, यही समझने वाली बात है, यहीं पर पेच फंसता है। तो अब ये पास हुआ और गया विधान परिषद के पास, विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद जानते हो इसमें चुपचाप बैठी है, कुछ डिसीजन नहीं ले रही है। विधान परिषद अपने आप बैठी हुई है, कोई डिसीजन नहीं ले रही है ना। इस विधेयक पर 1 महीना हो गया, कोई डिसीजन नहीं लिया विधान परिषद ने। 2 महीने हो गए, कोई डिसीजन नहीं लिया। 3 महीने हो गए, कोई डिसीजन नहीं लिया। विधानसभा का धैर्य टूट गया, विधानसभा का धैर्य टूट गया। तो अब आप देखो, 3 महीने तक जब पहली बार विधान परिषद के पास कोई विधेयक आता है विधानसभा से पास होने के बाद, तो 3 माह तक रोक सकती है, 3 माह तक
रोक सकती है। 3 माह तक रोका इसने, कोई डिसीजन नहीं दिया। विधेयक खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं खत्म होगा। इसके बाद विधानसभा ने उसे फिर से पारित करके इसके पास भेज दिया, है ना। विधानसभा द्वारा पुनः विधेयक को पास कर दिया। तो मैं यहां पर लिखता हूं पुनः पास किया। तो विधानसभा द्वारा इसे पुनः पास किया गया और फिर गया विधान परिषद के पास, यानी दूसरी बार विधान परिषद के पास गया, है ना, पुनः पास होने के बाद। तब ये 1 माह तक इसे रोक पाएगी, 1 माह तक अपने पास रोक पाएगी। और अब जानते हो 1 माह के बाद ये कुछ नहीं कर सकती और इसे पास करना पड़ेगा। क्लियर। तो अपने पास ये मैक्सिमम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो मैक्सिमम विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को मैक्सिमम 3+1 यानी 4 मंथ, 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। इसके बाद ये कानून तो बनेगा, इसके बाद ये कानून तो बनेगा। क्लियर। लेकिन वहाँ पर जब हमने संघ की विधायिका पढ़ी थी तो राज्यसभा यदि सिंपल बिल को पास नहीं करती तो बिल हो जाता था समाप्त, लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र में जो उच्च सदन है वो ज़्यादा पावरफुल है राज्य के उच्च सदन से। ये स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। मैंने कहा कि अगर हम स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे तो टिपिकल से टिपिकल टॉपिक हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये पढ़ने का एक तरीका है। क्लियर। बनाइए फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सिंपल बिल के मामले में हमने इसकी पावर को देखा है, समझा है। अब हम लोग आते हैं धन विधेयक के संदर्भ में। तो दूसरी पावर हम लोग देखते हैं मनी बिल के कॉन्टेस्ट में, धन विधेयक के संदर्भ में। तो ये आपको हमने पढ़ाया था जब केंद्र की विधायिका पढ़ाई थी, यूनियन लेजिस्लेचर। तो वहाँ पर आपको बताया था कि मनी बिल के मामले में हमेशा लोअर हाउस का वर्चस्व होता है, लोअर हाउस ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मनी किसका है? जनता का, और जनता के रियल प्रतिनिधि कहाँ होते हैं? लोअर हाउस में होते हैं। इसलिए मनी के मामले में लोअर हाउस ही शक्तिशाली होता है। क्लियर। तो अब देखो मनी बिल स्ट्रक्चर बना के पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा विधान मंडल और इसके हमने बनाए 2 हाउस और 3 अंग, ऐसे वही स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, विधान सभा लिख दिया यहाँ पर, विधान सभा, और यहाँ लिख दिया हमने विधान परिषद। ओके। और यहाँ पर लिखा हमने गवर्नर यानी राज्यपाल। तो एक तो बात आपको ये जाननी है कि मनी बिल हमेशा कहाँ लाया जाता है? हमेशा लोअर हाउस में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोअर हाउस में रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के, और धन चूंकि जनता का है तो इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता किसको दी जाती है? विधानसभा को। अगर विधानसभा ने इसे पास किया तो फॉर्मेलिटी के लिए जाएगा विधान परिषद के पास। तो यहाँ से हुआ पास और फिर गया विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद इसमें क्या क्या कर सकती है? विधान परिषद को क्या राइट है? कोई खास राइट नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज यहाँ पर होंगी। तो विधान परिषद पहले जानो क्या नहीं कर सकती है। तो ये इस विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है। तो नंबर 1, ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही अस्वीकार कर सकती है, ना ही अस्वीकार कर सकती है। तो फिर कर क्या सकती है? कर क्या सकती है? तो कर सकती है, सिर्फ इसमें सिफारिश कर सकती है
अपनी सिफारिश दे सकती है ना, सिफारिश कर सकती है। सिफारिश कर सकती है। क्या सिफारिश कर सकती है कि भाई इसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव कर लो, हम चाह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की सिफारिश कर सकती है। तो विधान परिषद द्वारा की गई सिफारिश को विधानसभा माने या ना माने ये इसकी मर्जी है, बात नहीं है। तो सिफारिश करके इसको वापस करे या सिफारिश ना करके वापस करे, विधानसभा उसे अपनी मर्जी से आगे बढ़ाएगी। क्लियर? हाँ, 14 दिन के अंदर इसको वापस तो करना पड़ेगा, है ना। तो तीसरा लिख सकते हो, 14 दिन के अंदर वापस करना होगा, वापस करना होगा। यानी विधान परिषद इसे मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। उन 14 दिनों में कुछ सिफारिश कर सकती है और सिफारिश नहीं भी कर सकती है। तो सिफारिश करे चाहे ना करे, राज्यसभा जब विधानसभा के पास जाएगा तो विधानसभा उसे अपनी मर्जी से राज्यपाल के पास भेजेगी, इसके द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे। क्लियर? और जब ये राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल इसमें क्या करेंगे, अनुमति देंगे ही देंगे। क्लियर? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने केंद्र में मनी बिल को पढ़ा था, वही प्रक्रिया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको जरूर बनाना चाहिए नोट्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो पढ़ने का एक हम आपको तरीका दे रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा तो तुम लोगों को नहीं पढ़ाते रहेंगे, है ना। एक बार हमने पढ़ा दिया, हाँ ये हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, वो जब तक उपलब्ध हैं तब तक आप इसे देख सकते हो। मान लीजिए कोई एक नई चीज़ आपके सामने आई तो उसको कैसे पढ़ोगे, ये हम आपको स्किल डेवलप कर रहे हैं आपके अंदर। ऐसा नहीं कि किताब पढ़े जा रहे हैं लाइन टू लाइन आप उसे लर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई बुक पढ़ो, बुक पढ़ने के बाद एक पेज आपने पढ़ा और इसके बाद उसमें देखा कि इसमें था क्या, थोड़ा सा मंथन किया और तुरंत उसका स्ट्रक्चर बना लिया अपने नोट्स में। स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपके दिमाग पे फीड हो जाएगा। ये पढ़ने की एक टेक्निक है, तो इस टेक्निक को आप लोग डेवलप करिए। कोई भी बुक पढ़िए, उसको निचोड़ लीजिए और उसके स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने नोटबुक में, बस वो आपका हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बजट पर। बजट के संदर्भ में क्या शक्तियां होंगी, विधान परिषद की बजट के संदर्भ में शक्तियां। तीसरा, बजट के संदर्भ में शक्तियां। तो ये बजट के संदर्भ में क्या पावर हैं। तो जैसे मान लो राज्य सरकार का बजट है ना, हालांकि बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, वार्षिक आय और व्यय का जो विवरण है ये उसके लिए कहा जाता है, लेकिन इसको हम लोग अपनी भाषा में बजट बोल देते हैं। तो बजट पर विधान परिषद को क्या क्या राइट है। तो बजट पर क्या राइट है भाई, बजट पेश किया गया कहाँ पर, विधान परिषद में आया। विधान परिषद में जब बजट आया, चूंकि बजट है तो विधानसभा से शुरू होगा, तो विधान परिषद में जब बजट आया तो इस पर वो केवल बहस कर सकती है। विधान परिषद क्या कर सकती है, केवल बहस कर सकती है। बहस कर सकती है। अरे बहस हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं सही नहीं लिखा है, ये वाला बनेगा, ये वाला सा बनेगा, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मूर्धन्य सा, जो भी बोलते हो। खैर, तो हिंदी जो है हमारी, तो केवल बहस कर सकती है ना। और जैसे जो अनुदान मांगे हमने आपको पढ़ाया था, यूनियन जब बजट पढ़ाया था, याद करो। जिन बच्चों ने वो ना देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो केवल मतलब बहस कर सकती है। और जो अनुदान मांगे होती है, अनुदान मांगों के संदर्भ में ये मतदान नहीं करेगी, विधान परिषद मतदान नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। डिमांड ऑफ ग्रांट याद करो, यूनियन बजट जब पढ़ाया था हमने आपको, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करेगी, मतदान नहीं करेगी। तो अगर आपको यूनियन लेजिस्लेचर तैयार है तो ये बड़ी आसानी समझ जाओगे। वहाँ पर हमने आपको बताया था
जब यूनियन बजट विधान परिषद में जाता है तो अनुदान मांगों पर वहाँ पर कोई वो मतदान नहीं करती है। अनुदान मांगों पर मतदान करने का राइट केवल लोअर हाउस को होता है, तो केंद्र में लोकसभा को और राज्य में विधानसभा को। क्लियर? और देखो विधान परिषद को भारत के, अच्छा ये जो चुनाव वगैरह हैं राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव, उसमें उससे संबंधित जो शक्तियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कोई पावर नहीं है इसको, क्योंकि वहाँ पर ये राज्य विधान परिषद उसमें भाग नहीं लेती है। क्लियर? और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके चुनाव में भी भाग नहीं लेती है। तो राज्यसभा के चुनाव में इन दोनों में ये भाग नहीं लेती है, भाग नहीं लेती। ठीक है, यहाँ पर इसको पावर नहीं है, लेकिन राज्यसभा को पावर है। नेक्स्ट विधानसभा की सिफारिश, हाँ ये चीज़ और देखनी है यहाँ पर। देखो अब इसका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। विधानसभा यानी विधान परिषद, विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो ये हमने बताया था आपको कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा इनिशिएट करेगी और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से एक संकल्प पास करेगी और तब उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन संसद करेगी। तो अगर विधानसभा चाह ले तो विधान परिषद रहेगी और विधानसभा ना चाहे तो विधान परिषद हट जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य में जो विधान परिषद होती है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती नहीं है, जबकि केंद्र में अगर हम लोग बात करें जो वहाँ पर राज्यसभा होती है वो लोकसभा के मर्जी पर उसका अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अस्तित्व विधानसभा पर डिपेंड करता है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये विधान परिषद वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो अगला जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो होगा लोअर हाउस राज्य में, जिसे हम बोलेंगे विधानसभा। तो अगला हम लोग बात करेंगे विधानसभा पर। तो इसकी तुलना हम केंद्र में किससे करेंगे? लोकसभा से करेंगे। तो लोकसभा अगर आपने पढ़ी है सही से तो विधानसभा बड़े आराम से आपको समझ में आने वाली है। तो मैक्सिमम पावर तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो मैक्सिमम जो प्रोविज़न होंगे वो तो कॉमन होंगे और बाकी जो विशेष होंगे वो हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा जो होता है वो लोकप्रिय सदन होता है, तो राज्यों में विधानसभा भी लोकप्रिय सदन होता है क्योंकि जनता के द्वारा इसे चुना जाता है डायरेक्ट, इसके सदस्यों को। और इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 170 में इसके स्ट्रक्चर की बात कही गई है। तो विधानसभा किस आर्टिकल में है? 170 में। ओके, 170 में। और 170 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा, ये कंपलसरी है। और जिसमें किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी, ये बात यहाँ पर हमें जाननी है। तो इसमें तो 170 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य के लिए विधानसभा होगी। प्रत्येक राज्य के लिए विधानसभा होगी। विधानसभा होगी। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या होगी 500 और न्यूनतम
सदस्य संख्या होगी 60। ये यूपी पीसेस में आया था क्वेश्चन, ये वाला पूछा गया था, मिनिमम कितनी हो सकती है 60। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी, एक्सेप्शंस भी है अपवाद। वो अपवाद कौन कौन से हैं? तो इसमें आप याद करो PSM और AG। तो PSM AG, ये एक PSM सोप पहले आता था साबुन, उसको याद कर लो, और AG। तो इसका मतलब है P का मतलब पुडुचेरी, S का मतलब हो गया सिक्किम, और M का मतलब यहाँ पर मिजोरम। इसमें चाहो तो I और जोड़ लो ऐसे, तो याद रहेगा। तो इसका ना क्या हो गया पुडुचेरी, पुडुचेरी, और ये हो गया सिक्किम, और MI मतलब मिजोरम, और A का मतलब हुआ अरुणाचल, और अरुणाचल प्रदेश, और G का मतलब हो गया गोवा, गोवा। तो इसमें कितने हैं देखो, यहाँ 32, यहाँ 32, यहाँ 40, यहाँ 40 और यहाँ 40। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मिनिमम सदस्य संख्या को फॉलो नहीं करता है। ये जरूर याद रखना है, ये अपवाद हैं, यही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मिनिमम कौन कौन से हैं जहाँ पर मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा में मिनिमम सदस्य संख्या के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, वो अपवाद हैं। तो PSM AG 32, 32, 40, 40, 40, ठीक है। इस तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हमसे गलती हो जाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग तो ये जो यहाँ पर अपवाद हैं, ये आर्टिकल 371 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 371 में ये प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान हैं। तो ये विशेष प्रावधान किस में किया गया? आर्टिकल 371, चाहो तो लिख सकते हो आर्टिकल 371 को, है ना। वहाँ 60 से कम है। और हमारे यहाँ 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है। तो 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? 3 यूटीज वो कौन कौन से हैं जिनके पास विधानसभा है? तो एक तो हो गया डीपी, है ना, और DPJ। तो DPJ मतलब दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, है ना, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली में विधानसभा में 70 सदस्य हैं, और पुडुचेरी अभी आपको बताया था ये 32 था, और जम्मू कश्मीर में 114 हैं, 114 जम्मू कश्मीर में। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये तो होगी सदस्य संख्या की बात। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो इनका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों का डायरेक्ट होता है। तो निर्वाचन की बात करें तो ये प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है ना। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसका मतलब है जो वयस्क मताधिकार है ना, तो एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको कहते हैं हम लोग, अर्थात जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो इसके प्रतिनिधि मतलब इसके मेंबर को चुनेगा। क्लियर? तो इसके लिए जो तरीका क्या होता है, वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। प्रादेशिक यानी यहाँ पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर सदस्य रखे जाते हैं, और कोशिश की जाती है कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है इसका विभाजन इस प्रकार किया जाए कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर चुनाव होता है, आधार पर चुनाव। तो ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, इसका जो विभाजन किया जाता है, इसका विभाजन
इस आधार पर किया जाता है, इस आधार पर किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस तरीके से यहाँ पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ विशेष उपबंध वाले राज्य भी हैं, दो हैं, नागालैंड और सिक्किम। तो चुनाव से संबंधित विशेष उपबंध वाले राज्य यहाँ पर लिख लीजिएगा बगल में, विशेष उपबंध वाले राज्य। उपबंध मतलब इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया है। तो वो कौन है? तो दो हैं यहाँ पर, एक है नागालैंड और दूसरा है सिक्किम। अब इसमें विशेष प्रबंध क्या किया गया है? तो इन राज्यों को विधानसभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ कुछ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया है। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी सभी को, क्लियर। अब इनका जो निर्वाचन होता है वो करवाता कौन है? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इनका निर्वाचन यानी इनके निर्वाचन का संचालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लियर। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा भी गया है। ये वाला यूपी पीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन आया था कि राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका संचालन कौन करता है? कराता नहीं, मतलब करता है। कौन करता है? तो आपको लगेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। नहीं, ध्यान रखिएगा, ये भले ही राज्य का विधानमंडल है लेकिन इसके चुनाव का संचालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। जो पंचायतें होती है ना, जो नगर निगम और जो पंचायत होते हैं, जो स्थानीय स्वशासन होता है, उसके चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। इतनी बात आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब जो यहाँ पर सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें होंगी, इसका आधार क्या है? तो आप जानते हैं, चूँकि हम आपको पढ़ा चुके हैं यूनियन लेजिस्लेचर में, तो इसमें जो राज्यों के विधानसभा में सदस्य संख्या किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर, है ना, जनसंख्या पर निर्भर करती है। अब जिसकी जितनी जनसंख्या उसमें उतनी सीटें, वह उतने मतलब विधानसभा की सीटें होंगी। तो ये जनसंख्या किस वर्ष की ली गई है? तो 1971 की जनगणना। तो किस वर्ष के सेंसस से ये जनसंख्या ली गई है? 1971 की जनगणना के आधार पर। और ये कब तक इसको आधार बनाया जाएगा 1971 की जनगणना को? तो ये 2026 लिखा है, 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी, प्रथम जनगणना होगी, उसके आंकड़े आने तक, ठीक है। तो 1971 वाला चलेगा प्रावधान। ये एक्चुअल में एक संविधान संशोधन कर दिया गया था
84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये 2001 का था। तो 2001 में ये प्रोविज़न कर दिया गया कि अब ये जो 1971 की जनगणना के आधार पर जो यहाँ पर सीटें हैं विधानसभाओं में, ये 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी उसके आधार पर उसके आंकड़े आने तक यही रहेगा। 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। इसमें मतलब क्या हुआ कि जो 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी वो 2031 में होगी और आंकड़े आने में लगभग एक साल लग जाएंगे, यानी 2032 तक अभी यही रहेगा। ये बात आपको समझ में आई? तो ये आधार आप जरूर याद रखिएगा, विधानसभा में जो सदस्य हैं उनका आधार क्या है ये आपको देखना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ SC ST की सीटों का रिजर्वेशन भी है विधानसभाओं में, तो आर्टिकल 332 इसके लिए है। आर्टिकल 332 क्या कहता है? इसमें विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण। तो विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर SC ST का रिजर्वेशन के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। क्लियर? तो ये आर्टिकल कभी कभी आपसे पूछेगा तो ये आपको याद रखना चाहिए। और अब हम लोग अगर इसके कार्यकाल की बात करें, विधानसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता था वो यहाँ पर भी है। तो इसका हम लोग टेन्योर की बात करें, कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में यही लिखा है। आर्टिकल 172 है, आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष। क्या लिखा है? इसकी जो फर्स्ट सिटिंग होती है, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी, है ना, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा। क्लियर? पहली बात। हाँ, लेकिन राज्यपाल इसे इसके पहले भी विघटित कर सकता है, इसे डिसॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, बट इसके पूर्व, यानी कार्यकाल जो 5 वर्ष का है, इसके पूर्व राज्यपाल द्वारा विघटित किया जा सकता है, इसे यानी डिसॉल्व किया सकता है, विघटित किया जा सकता है। लेकिन क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने आपको जब राज्यपाल पढ़ाया था, मैं कहता राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, ये मुख्यमंत्री की सलाह से करेंगे। क्लियर? तो ये काम राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह, यानी मुख्यमंत्री चाहे तो इस विधानसभा को 5 साल पहले ही इसे डिसॉल्व करा सकते हैं। हाँ, अगर इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है तो एक बार में इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में, तो क्या लिखोगे? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यही तो बात हमने लोकसभा में भी पढ़ी थी, यही बात तो लोकसभा में पढ़ी थी। हाँ, लेकिन अगर इमरजेंसी की उद्घोषणा वापस ले ली गई हो, यानी उसे समाप्त कर दिया गया हो इमरजेंसी को, तो फिर 6 महीने की अवधि में चुनाव कराना होगा। यानी आपातकाल समाप्त अगर हो जाए तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। यही हमने लोकसभा में पढ़ा था। क्लियर? फिर मतलब अगर आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई तो फिर विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने से आगे नहीं जाएगा। क्लियर? अब अगर हम लोग इनके पदाधिकारी की बात करें तो यहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं,
तो लोकसभा में 2 होते थे पदाधिकारी, एक होते थे अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक होते थे उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ भी वही होते हैं और ये विधानसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। यानी इन दोनों को विधानसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा में भी। क्लियर? तो इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इनका कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक ये विधानसभा के सदस्य हैं, क्योंकि सदस्य पहले हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बाद में हैं। तो इन दोनों को हटाया भी जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इनको हटाया जा सकता है, इन दोनों को। और एक दूसरे को ये म्यूचुअल यानी एक दूसरे को ये त्यागपत्र देकर भी हट सकते हैं। हाँ, हटाए जाने का प्रस्ताव जब लाया जाता है तो 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ये नेचुरल जस्टिस में आता है। क्लियर? तो इनको हम डिटेल में, रेस्ट जो बचा हुआ है हमारा विधानसभा, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज इतना ही।